कभी हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली मुगल सल्तनत दुनिया में सबसे अमीर हुआ करती थी। एक समय उसके पास दुनिया की लगभग 25% दौलत थी। शाह कहलाने वाले मुगल शासक अपने समय के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। उनके साम्राज्य में यूरोप के सभी साम्राज्यों की तुलना में कई अधिक रत्न, मोती और कई बेशकीमती खजाने थे। वे निर्दयी और क्रूर शासक थे। उन्होंने हिंदुस्तान को हर तरह से लूटा और कमज़ोर लोगों को अपना गुलाम बनाया। उन्होंने अपनी कूटनीतिक चालों में फंसाकर अन्य साम्राज्यों को तबाह किया और जो उनके सामने झुकने को तैयार नहीं थे उन्हें युद्ध करने पर मजबूर किया। इन्होंने भारतीय राजाओं को अपनों से ही लड़ाया और उनका फ़ायदा उठाते हुए उनके खजानों को अपना बनाया। कला के शौकीन मुगल शासकों को फारसी बगीचे जितने पसंद थे उतने ही वह खूबसूरत महिलाओं के दीवाने भी थे। अय्याशी से गिरे यह बादशाह अपने आप को भगवान कहलाने में भी नहीं कतराते थे। मुगल साम्राज्य की गिनती उस दौर के दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में की जाती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुगल साम्राज्य कितना अमीर था। आइए जानते हैं। एक लुटेरा था बाबर। हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले के इतिहास को खंगाला जाए तो पता चलता है कि बाबर एक लुटेरा था। 12 साल की छोटी सी उम्र में उसे उज्बेकिस्तान के फ्रगना का शासक बना दिया गया। हालांकि वहां उसकी एक न चली और जान बचाकर उसे भागना पड़ा। उसका सपना तो अपने पूर्वज तैमूर लग्न द्वारा बनाई गई राजधानी समरकंद को जीतने का था, पर हाल ये हुआ कि वह उसे भी नहीं जीत पाया। उसने हिंदुस्तान के बारे में कई बार सुना था। ऐसे में थक हार कर उसने दक्षिण की ओर रुख कर लिया। बाबर अगर फ्रगना में ही रहता तो कब का अपनों के हाथों ही मारा जा चुका होता। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह भारत पर हुकूमत करेगा। वह तो बस केवल हिंदुस्तान में लूट मचाने आया था। उनमें शायद यह पहली बार था कि इतना बड़ा खजाना उसके हाथ लगा था। वहीं आगे लूट जारी रखने के लिए एक बड़ा देश उसे साफ नजर आ रहा था, जो कि हिंदुस्तान था। उसने सुल्तान इब्राहिम के हरम की एक एक वेश्या, लूटे गए खजानों में से रत्न, माणिक, मोती, हीरा, पन्ना, फिरोजा, पुखराज और एक सोने का भरा बक्सा, अशरफियों से भरी 2 सीफ की थालियां, 2 थाल शाहरुखी और हर प्रकार की 9 वस्तुओं को अपने सगे संबंधियों में बांट दिया। और इसी के साथ इब्राहिम लोदी की हार के बाद हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो उठी। दुनिया की 25% दौलत का मालिक था अकबर। माना जाता है कि हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर अपने समय में दुनिया की 1/4 दौलत का मालिक था। मुगल इतिहास में अकबर ही ऐसा एकमात्र शासक था जिसने अपने विजय अभियान के दम पर हिंदुस्तान के बड़े भूभाग पर शासन किया था। उसने कई राजपूत शासकों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप उसके सामने कभी नहीं झुके। विश्व के चर्चित टाइम मैगजीन के अनुसार मुगलों का रहन सहन ब्रिटिश राजघराने से कहीं ज़्यादा शानदार और भव्य था। इस समय तक यूरोपियन लोगों ने साम्राज्यवाद के लिए दुनिया के कई देशों को तलाशना शुरू कर दिया था। कई हद तक यूरोपियन दुनिया भर में अपने व्यापार को बढ़ा रहे थे। बावजूद इसके उस समय का यूरोप जीवन शैली के मामलों में मुगल काल से बहुत पीछे था। उस दौरान यूरोपियन व्यापारियों ने भारत का दौरा भी किया था। वह मुगल दरबार की भव्यता और मुगलों की आलीशान जीवन शैली से बहुत प्रभावित हुए थे। शायद इससे पहले इन्होंने राजमहलों में इतना अच्छा जीवन स्तर नहीं देखा था। दुनिया में सबसे शानदार था मुगल दरबार। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मेडिसन के मुताबिक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समय से लेकर शाहजहां तक मुगल सल्तनत का दरबार दुनिया भर में सबसे शानदार जगहों में से एक था। उन राज दरबारों में साहित्य और चित्रकला की भरमार थी। ये दरबार आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी और लाहौर में स्थित थे। उनकी दीवारें रंगों से सजी हुई थी, बगीचों में फव्वारे लगे हुए थे और सेवादारी के लिए गुलाम नौकर भरे पड़े थे। उस समय मुगल बादशाहों के पास सूती और रेशमी धागों से बुने बेहतरीन कपड़ों के विशाल बक्से भी भरे पड़े थे। माना जाता है कि मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था अकबर के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर थी और संभवतः ताजमहल बनने के बाद इसमें गिरावट आई। इस तरह से 18वीं शताब्दी में आर्थिक तरक्की के मामले में
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया था। अरबों मूल्यों में बना था ताजमहल। मुगल बादशाह शाहजहां के पूर्ववर्ती सम्राट जहांगीर ने शाही खजाने में एक बड़ी रकम छोड़ी थी। इस कारण मुगल स्थापत्य शैली की भव्य इमारत बनाने में शाहजहां का हाथ कभी तंग नहीं रहा। शाहजहां के समय 17वीं शताब्दी में बनी नायाब इमारत ताजमहल की लागत 50 लाख रुपए आई थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के रिकॉर्ड्स के आधार पर कहा जाता है कि सन 1640 में शाहजहानी रुपए की क्रय शक्ति आज के भारतीय रुपए से लगभग 500 गुना ज़्यादा थी। इस हिसाब से कि अगर ताजमहल आज के समय में बना होता तो इसे बनाने में लगभग अरबों रुपए खर्च होते और उसमें भी ज़मीन की कीमत अलग से देनी पड़ती। वहीं मयूर सिंहासन मुगल काल की सर्वश्रेष्ठ कलाकारी थी, जिसे बनाने में मजदूरों को लगभग 7 साल लगे थे। इसी मयूर सिंहासन के बीच में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था, जो आजकल ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। मयूर सिंहासन को बनाने में उस दौर के तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो आज के अरबों रुपयों के बराबर है। दुनिया भर के साम्राज्यों से बड़ा था खजाना। एक अंदाजे के अनुसार शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की संपत्ति फारस और फ्रांस के प्रतिद्वंदियों की कुल संपत्ति की तुलना में भी कहीं अधिक थी। सन 1648 में मुगल साम्राज्य की सालाना आय 21 करोड़ रुपया की गई है। इसके अलावा शाहजहां उस समय दुनिया की बेशकीमती हीरे की खान प्रसिद्ध गोलकुंडा खान का मालिक था। इस लिहाज से वहां से निकलने वाले सभी अमूल्य रत्नों पर भी शाहजहां का ही अधिकार था। उस दौरान उनके शाही खजाने में 7 टन सोना, 1116 टन चांदी थी और लगभग 50 लाख कैरेट से ज़्यादा हीरे और 10 लाख रूबी व पन्ना और तकरीबन लाखों टन वजनी मोती थे। इसके अलावा असंख्य जवाहरातों का खजाना भी था। मुगल शासकों ने लूटने के डर से कभी भी अपने खजानों को एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखा था। माना जाता है कि अलग अलग अनुपात में साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में शाही खजाने को किलों में मजबूत और सुरक्षित दीवारों के पीछे रख दिया गया था। आगरा के अलावा दिल्ली भी मुगलों की पसंदीदा राजधानी रही थी। ऐसे में शाही खजाने को 7 अलग अलग किलों में रखा गया था। इसमें से ग्वालियर, मेवाड़, रणथंबोर, लाहौर, असीलगढ़, रोहतासगढ़ और आगरा प्रमुख थे। लेकिन लाहौर के शाही किले में सबसे ज़्यादा खजाना रखा जाता था। वहीं सम्राट के पसंदीदा शहर आगरा में अधिकांश शाही गहने रखे जाते थे। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों के शिकार हुए मुगल। हिंदुस्तान के भव्य मुगल साम्राज्य की चकाचौंध को देखकर यूरोपियन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऐसे में उन्होंने अमेरिका की खोज के बाद हिंदुस्तान को अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के अंतर्गत लाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। उस दौर के यूरोपियन यात्रियों के ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि मुगल साम्राज्य के कुछ शहर उस समय के यूरोप के सबसे बड़े शहरों की तुलना से भी काफ़ी बड़े थे। यूरोपियन व्यापारियों ने 16वीं शताब्दी के बाद से मुगल साम्राज्य के साथ निर्यात पर प्रभुत्व कायम कर लिया था। इससे पहले पूर्वी अफ्रीका, फारस की खाड़ी, मलाया और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ कपड़ों का कारोबार ज़्यादा था। इसी के साथ यूरोपियन लोगों ने यूरोप, पश्चिम अफ्रीका और फिलीपींस में नए बाजार खोल दिए। साथ ही यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों ने कपड़ा, नील और नमकीन पदार्थों के उत्पादन के लिए गुजरात एवं कोरोमंडल और बंगाल में नए केंद्र खोल दिए थे। इस तरह औद्योगिक ब्रिटिश साम्राज्य के उदय और उनके हस्तक्षेप ने मुगल साम्राज्य को धीरे धीरे पतन की ओर खिसका दिया था। इससे एक समय पर मुगल साम्राज्य ने एकाएक ब्रिटिश साम्राज्य के आगे घुटने टेक दिए। आखिरकार 19वीं शताब्दी के मध्य में हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया और ब्रिटिश उपनिवेश की शुरुआत हो उठी। दोस्तों, अगर आप चाहते हो इसके बाद का इतिहास क्या रहा हिंदुस्तान में, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।